नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज हम शुरू करने वाले हैं दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर। उससे पहले कई साथियों का मैसेज आया कि सर शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन शामिल किए हैं क्या। तो पहले थोड़ा आपको बता दूं कितने क्वेश्चन हमने जो आरपीसी का पैटर्न है वर्तमान में उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में शामिल कर लिया है। स्कूल या क्या था तो प्रथम प्रश्न पत्र है, तो उसी हिसाब से हमने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। तो इसमें ये देख लो, आपको एक बार बता देते हैं। पहले 5 क्वेश्चन है, इसी हिसाब से सारे मॉडल पेपर हैं। तो टोटल हमने 75 क्वेश्चन शामिल किए। टोटल हमने 75 क्वेश्चन है इसमें शामिल किए। पहले 5 क्वेश्चन है वो राजनीति विज्ञान के शामिल किए हैं। फिर 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के, करंट जीके के शामिल किए हैं। उसके बाद 3 नंबर पर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति 10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन है। फिर हिंदी के 5 क्वेश्चन शामिल किए हैं। अंग्रेजी के 4 क्वेश्चन शामिल किए हैं। भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन शामिल किए हैं। राजस्थान भूगोल के 5 क्वेश्चन शामिल किए। रीजनिंग, मैथ और स्टैटिक्स 12 क्वेश्चन है वो शामिल किए हैं। विज्ञान के 5 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्वेश्चन और स्कूल प्रबंधन मैनेजमेंट के 9 क्वेश्चन। इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन जो आरपीसी का पैटर्न आएगा उसी हिसाब से शामिल किया है। हो सकता है एक क्वेश्चन कोई पॉलिटिकल का कम हो गया, ज्योग्राफी का बढ़ गया, ज्योग्राफी का कम हो गया, पॉलिटिकल का बढ़ गया, तो वैसे 1-2 क्वेश्चन एक अंग्रेजी का बढ़ सकता है, दूसरी चीज का एक का घट जाएगा। इतिहास के 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 ये आते हैं कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास। करंट के 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर थोड़ा बहुत फोर बदली होगी तो विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी, हिंदी इनमें होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम सेकंड मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं। अच्छे ध्यान से सुनना, टाइम की लिमिट है उस हिसाब से ही पढ़ाएंगे। जो डाउट हमारे पास मैसेज आए उस हिसाब से ही कवर करेंगे, ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्यों अब आपका टाइम है वो रिवाइज का चल रहा है, न कि पढ़ने का। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों पर निम्न में से किस देश के संविधान का प्रभाव है। तो किस देश के संविधान का प्रभाव है? पूर्व सोवियत संघ। ये अपना क्वेश्चन है, ये विशेषताओं से उठाया गया है। संविधान की विशेषताएं टॉपिक है अपना पहला टॉपिक, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ, अगर पूर्व सोवियत संघ नहीं लिखा है तो रूस भी सही होगा, ठीक है ना। रूस भी लिखा आ सकता है क्योंकि रूस के 15 टुकड़े हो गए 1991 में, जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ तो इसके 15 टुकड़े हो गए। तो जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है वो है रूस है। तो ये आपको याद रखना है, रूस भी दे सकता है, पूर्व सोवियत संघ भी दे सकता है। और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो पहली बार जब जोड़े गए तो कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। बस थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड रहते हुए आपको अच्छे से स्टडी करनी है। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य है वो कितने हैं? 11 है। 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002, उसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में भी शामिल कर लिया गया, 21 से। और मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, अभिभावक या शिक्षक, ठीक है ना। तो उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ऐसी है जो लोकसभा के पास है? ठीक है ना, पेपर में आलस नहीं करना है। ऐसे आपको लगे नहीं सत्य है सत्य, तो आप ऐसे देख सकते हो भी लोकसभा पूछ रहा है, राज्यसभा पूछ रहा है, प्रेशर में आके आपको आए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो गलत नहीं करने, अपनी तैयारी पे विश्वास रखते हुए। लेकिन राज्यसभा के पास नहीं है, तो सामान्य विधेयक को पारित करने की शक्ति दोनों के पास ही है, दोनों में ही लाया जा सकता है। और इसमें इतना ही है कि बाद में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और किसी विधेयक में नहीं बुलाई जा सकती। जो सामान्य विधेयक है उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो बाद में लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो लोकसभा ही विजय होती है। संवैधानिक विधेयकों के पारित करने की शक्ति
बंसी जी ये गलत थोड़ा। संवैधानिक विधेयक के लिए दोनों के पास समान शक्ति है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है और किसी एक सदन से पारित न हो, किसी एक सदन से पारित न हो, किसी एक सदन से पारित न हो तो अपने आप है वो निरस्त हो जाता है विधेयक। दोनों की बराबर शक्तियां हैं। अब अपन ये गलती से थोड़ा यहां आ गया, ऑप्शन है। धन्य विधेयक प्रस्तुत किए जाने की शक्ति ये केवल लोकसभा के पास है। धन्य विधेयक है, अविश्वास प्रस्ताव है, ये चीजें आपको अलग से लिख लेनी है कि कौन सा लोकसभा के पास है। जैसे राज्यसभा के पास अलग से शक्तियों की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, या कोई राज्य सूची का ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय हित से संबंधित हो या किसी दूसरी सूची में डालना हो तो राज्यसभा अलग अलग अनुच्छेद दे रखे हैं कि वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कोई हो, अनुच्छेद 250, 251, 252, 253, इस हिसाब से अलग अलग दे रखे हैं कि भी वो प्रस्ताव पारित करेगी, कौन सा प्रस्ताव कितने समय के लिए मान्य होगा, 2/3 बहुमत से पारित करेगी। तो इस तरह से उसके पास अलग से शक्ति है। धन्य विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो अलग जो लोकसभा के पास है राज्यसभा के पास नहीं है, तो वो धन्य विधेयक वाली नहीं है। ठीक। और धन्य विधेयक पर तो कोई न तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है और न 14 दिन से ज्यादा वो राज्यसभा डिले कर सकती है। बस केवल 14 दिन डिले कर सकती है, वो संशोधन करके भेजे। तो कोई जरूरी नहीं है लोकसभा संशोधन स्वीकार करे और बाद में लोकसभा अगर संशोधन स्वीकार नहीं करे तो भी वो पारित ही माना जाता है। ठीक है ना, सारी शक्ति है वो धन्य विधेयक के संबंध में केवल लोकसभा के पास है, क्योंकि लोकसभा है वो जनता का सदन है, डायरेक्ट जनता चुनती है। राज्यसभा है वो राज्य का नेतृत्व करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से चुना, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायकों द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो हर लॉजिक को अपन को समझने की कोशिश करनी है। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? अब एक साथी का ये मैसेज आया था, ये फोटो डाली थी कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया। साथियों इसमें लिखा रखा है कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो पहली बात तो आपके निर्वाचन से संबंधित अगर सीधा निर्वाचन आयोग दे रखा है तो आप ये मानो कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट, आपके अगर निर्वाचन आयोग दे रखा है तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि अपने जो निर्वाचन आयोग है वो केवल इंडियन पॉलिटी है, अपने राजस्थान की पॉलिटी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, इसके ऑप्शन देखे नहीं है तो इसका मतलब एक ऑप्शन का उत्तर देना है। तो इसके आधार पर भी काट सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसका कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अब मुझे लगता है कि साथी का डाउट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके लिए तो अलग इतने संविधान संशोधन 74 द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अलग से निर्वाचन आयोग बने हैं। तो इसके लिए तो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित करेगा, वैसे फर्स्ट पेपर में आपसे कर नहीं सकता क्योंकि केवल आपके इंडियन पॉलिटी है, ये भी ध्यान में रखना है। तो कई तरीके से अपन दिमाग से क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं, कई बार समझ में ना आए। तो इसमें है वो स्थानीय निकायों का, स्थानीय निकायों में अलग ही है। इसमें तो अलग कॉन्फ्रेंस होती है, निर्वाचन आयोग घोषणा करता है विधानसभा चुनावों की, लोकसभा की, राष्ट्रपति की। इसमें क्या राज्य सरकार के पास पावर ज्यादा होता है। वैसे इसको तो क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग को केवल मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाता है। वो मॉनिटरिंग करता है, निर्वाचन नामावली से संबंधित काम करता है, उसके लिए लगाया जाता है। तो ये स्थानीय निकाय वाला 243 के ये स्थानीय निकाय है, पंचायती राज से संबंधित है। और 243 ZA ये है नगरीय निकायों से संबंधित। तो इनका अलग से वर्णन किया गया है, अपने एक सदस्यीय है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? ये चीज बिल्कुल आपको अच्छे से देखनी है। ये हल कराने का मतलब यही है, छोटी मोटी कोई मिस प्रिंटिंग हुई है या फिर कुछ आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए, इसलिए हम मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं। आज तक किसी ने मॉडल पेपर निकाल के किसी ने हल नहीं करवाए और न ही किसी ने सॉलिड पेपर हल कराए। हमने सॉलिड पेपर भी पूरे के पूरे हल कराए। बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग होती है और पहली बार हम नए हैं इस फील्ड में, बुक वाले में, कि बुक निकाल रहे हैं उसमें, तो बहुत सारी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाद में कहानी समझ में आती है कि कैसे कैसे गलतियां होती हैं। संविधान का उल्लंघन करने के लिए उसे पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। राष्ट्रपति को हटाने का कारण है वो अनुच्छेद 56 में बता रखा है कि उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, किस आधार पर लाया जा सकता है। और 61 में फिर इसकी हटाने की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 में। तो 56 में संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, दो ही शब्द लिखे हुए हैं, या लिखा हुआ है, या
अतिक्रमण, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, दो ही शब्द लिखे हुए हैं तो ये भी सही है। उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता, तो अपना उत्तर ये हो गया। इसके राष्ट्रपति के खिलाफ जब तक वो पद पर है फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, केवल और केवल दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, केवल और केवल दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, वो भी 2 माह की पूर्व सूचना के बाद। 2 माह की पूर्व सूचना, 2 माह पहले उसको सूचना देनी होगी। अब फौजदारी क्या है? फौजदारी जैसे मारपीट से संबंधित है या कोई डकैती, चोरी, जो अपराध से संबंधित मुकदमे होते हैं वो है फौजदारी मुकदमे, ठीक है। और जो दीवानी मामले होते हैं वो है संपत्ति से संबंधित। दीवानी मामले होते हैं संपत्ति, संपत्ति है, कोई लेन देन का है, कोई संपत्ति है, जमीन जायदाद है, मतलब कोई आर्थिक संबंधित जो है वो है दीवानी मामले। और फौजदारी मामले है वो अपराध से संबंधित है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये भी सत्य है, तो अपना ये हो गया ऑप्शन, ये गलत है। तो वह आपातकाल में एक राज्य में प्रत्यक्ष शासन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है, इसके तहत पूरी की पूरी कमान है। इसे राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं, इसे राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत तो पूरी की पूरी कमान है वो राष्ट्रपति के अंडर में आ जाती है। राज्यपाल है वो एक राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सदस्य थे, ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य थे। अब 4 ऑप्शन दे दिए आपको। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है, ठीक है। कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? जब देवगौड़ा जी बने तब ये केवल और केवल विधानसभा से, कर्नाटक के विधानसभा सदस्य थे, कर्नाटक के सीएम थे, कर्नाटक विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य थे, क्योंकि विधानसभा सदस्य ही सीएम बनता है। जो बहुमत का नेता है उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो ये आई के गुजराल राज्यसभा, और मनमोहन सिंह जी 2 बार रहे, दोनों बार राज्यसभा। ये बिहार से थे और ये असम से थे, असम। तो अब चंद्रशेखर जी लोकसभा के सदस्य थे। अब क्वेश्चन ये पूछ के सीधा ये भी पूछ सकता है कौन सा प्रधानमंत्री था जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो वो अपने थे देवगौड़ा जी। ये केवल कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे और कर्नाटक के सीएम थे। राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान। अब आपके करंट के 10 क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 लाया गया था, के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि है वो कितनी है? अभी सरकार 2024 में लेके आई थी, तो इसमें जो पेंशन राशि मिलने वाली वो अपनी है 20,000 रुपये, ठीक है ना। ये सीधे के सीधे फैक्ट है, आपको रटने होंगे। और क्वेश्चन इन कई फैक्टों को मिला के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में वर्ष 2024-25 राष्ट्रीय स्तर में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो कौन सा स्थान रहा? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में है, और राजस्थान का देश में तीसरा स्थान रहा, तीसरे नंबर पर रहा। किस नंबर पर रहा? तीसरे नंबर पर। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के विषय में असत्य कथन। अब ये आपको देख लेना है, पेपर में अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि गलती ना हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हल्के से कर लो, ज्यादा कोई विरोध कराए, लेकिन आज तक ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ कि पेपर में आप अंडरलाइन कर रहे हो। जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है 10वीं 12वीं, उसमें तो टोका जाता है, उसमें तो लिखा आता है स्पष्ट कि आप अंडरलाइन वगैरह नहीं कर सकते, क्यों? नकल का वो रहता है, भी नकल करवाते हैं या नकल करवा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई अपने आदेश में नहीं लिखा था कि आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो अंडरलाइन कर लें। इससे क्या है, अपना ध्यान इस पर क्या, बाद में पढ़ने के बाद कई बार ध्यान हट जाता है और अपन क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लिया, अपन को ये बार बार दिखाई देगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। राज्य स्तरीय अथॉरिटी का अध्यक्ष सचिव उच्च शिक्षा विभाग होंगे, ये भी सत्य है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। राजस्थान में 50 छात्र से अधिक होने पर पंजीकरण अनिवार्य होगा, ये भी सत्य है। प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समिति होगी, ठीक है, ये भी सत्य है, ठीक है।
ये समिति गलती से लिखा गया, ये ऐसे लिखा है समिति। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार जुर्माना राशि है वो 5 लाख होगी, ये गलत है। इसमें क्या है, पहली बार अगर नियमों का उल्लंघन, अपना उत्तर हो गया 4। नियमों का अगर पहली बार अपन उल्लंघन करते हैं, पहली बार, तो जुर्माना राशि है वो 2 लाख है। कितनी है, 2 लाख रुपए जुर्माना राशि है अगर पहली बार उल्लंघन करते हैं। और अगर दूसरी बार उल्लंघन करते हैं, दूसरी बार, तो फिर 5 लाख है। दूसरी बार उल्लंघन करते हैं तो कितनी राशि है, 5 लाख रुपए। तो पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना राशि है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो अपनी रोडवेज की बसें है ना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 8 मार्च 2025 को कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो अपनी जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार है वो 3 पुरस्कार मिले, 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार मिले। कई बार श्रेणी भी दे सकता है, वो भी आप देख लेना, रेवेन्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10, देशी पशुओं के संरक्षण हेतु प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां खोला जा रहा है? तो कहां पे खोला जा रहा है, ये पाली जिले में खोला जा रहा है। कहां पे खोला जा रहा है, ये पाली में खोला जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस राज्य की कंपनी के साथ 1600 मेगावाट थर्मल ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए एमओयू किया है? एमओयू मतलब है समझौता किया है, एमओयू मतलब है समझौता किया है, समझौता किया है। किसके साथ किया है? 1600 मेगावाट के लिए तेलंगाना के साथ किया है। किसके साथ किया है? तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, वर्तमान में 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अब 28 है, ये 29वां राज्य था। ठीक है, इसके साथ किया गया है, 29वां राज्य था, अब 28 राज्य हो गए। मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आपका दिमाग भी उस हिसाब से चलना चाहिए। प्रदेश की पैरा खिलाड़ी है, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं ना, उनके गेम होते हैं, पैरा गेम्स कहते हैं उसे। ठीक है, दिव्यांग अनीता चौधरी किस स्पर्धा में संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता था? पैरा खिलाड़ी अनीता चौधरी। तो किससे खेल संबंधित है, आप पूछना चाहे तो किससे खेल संबंधित है? ये रोइंग से है, जो अपने बजरंग ताखर जी थे ना, रोइंग बोट में, ये सामूहिक भी होती है, सिंगल भी होती है। जो बोट पर बैठ के पानी निकालते हैं, बोट को चलाते हैं, उसे कहते हैं रोइंग। ठीक है ना, इस तरह के कोई गेम अलग अलग देखने में आए ना, तो एक बार नेट पे रोइंग कौन सा गेम है तो देख लिया करो। एक बार चित्र देखने के बाद वो मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अपने जो 90% भाग है ना वो चित्र वगैरह का है। ठीक है ना, फोटो, और 10% भाग है वो आंकड़े रटने का है। तो एक बार कोई चित्र देख लिया ना तो फिर भूलोगे नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सोहनदान चारण को प्रदान किया गया। किसको किया गया? डॉक्टर सोहनदान चारण को। 14 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ठीक है, को सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश के किन जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जिले हैं डूंगरपुर, और नया जिला जो अस्तित्व में है सलूम्बर। ठीक है ना, ये सलूम्बर जिले की एक विशेषता बता दूं आपको, ये एक ही विधानसभा सीट है, इसमें एक ही विधानसभा सीट है। अब छोटे जिले निरस्त तो कर दिए, लेकिन यहाँ एमएलए है वो बीजेपी का है। एमएलए कहाँ है? एमएलए है वो बीजेपी का है, जिनका वो मीणा जी थे ना, जिनका देहांत हो गया था, अब उनकी जगह उपचुनाव हुए थे, इनकी पत्नी चुनाव जीती है। ठीक है, तो एक विधानसभा है यहाँ पे सलूम्बर में। ठीक है, राइजिंग राजस्थान इस तरह की जो योजनाएं लेके आए हैं, या तो जैसे राम सेतु योजना लेके आए हैं, यमुना का पानी लेके आएंगे,
ठीक है, समझौता हुआ है या राइजिंग अभियान है या कोचिंग से संबंधित लेके आए हैं जो विधेयक हैं, ठीक है। तो इस तरह के समझौते हैं या कोई विधेयक लेके आए हैं वो अच्छे से देख लें। राइजिंग राजस्थान के एमओयू की समीक्षा के लिए कितने राशि वाले एमओयू की समीक्षा है वो मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है। इसमें आपको समझना है 3 सत्र तय किए गए हैं। कितने सत्र है? 3 सत्र तय किए गए हैं। एक सत्र है 100 करोड़, 100 करोड़ से कम, अगर 100 करोड़ से कम है तो पहला सत्र है वो 100 करोड़ से कम। यहां पे समीक्षा कौन करेगा? विभागीय सचिव। जिस विभाग से संबंधित योजना है राइजिंग राजस्थान के तहत तो विभागीय सचिव करेगा, विभागीय सचिव। कितने टाइम है उसके पास? केवल साप्ताहिक, केवल साप्ताहिक। साप्ताहिक मतलब केवल उसके पास 7 दिन का टाइम है। ये पहला स्तर हो गया। दूसरा स्तर है, इसमें है 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक, 1000 करोड़ तक। इसकी समीक्षा कौन करेगा? मुख्य सचिव। कौन करेगा? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव करेगा। इसके पास टाइम कितना है? साप्ताहिक और पाक्षिक, मतलब 15 दिन का टाइम है इसके पास। एक पक्ष आपका ना, शुक्ल पक्ष से, अंधेरे पक्ष से, तो सब ये है पाक्षिक। और तीसरा जो सत्र रखा गया है वो ये सत्र है, ठीक है ना। इसमें 1000 करोड़ से अधिक है, 1000 करोड़ से, अपना उत्तर ये हो गया, 1000 करोड़ से अधिक है तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री करेगा। मुख्यमंत्री के पास कितने का टाइम है? 1 महीने का, 1 महीने का। तो अपन राइजिंग राजस्थान एमओयू की समीक्षा करने खातर 3 सत्र बनाया। पहला सत्र 100 करोड़ से अगर कम है तो विभागीय सचिव साप्ताहिक 7 दिन में। अगर 100 करोड़ से 1000 करोड़ के मध्य है, 1000 करोड़ से कम है और 100 करोड़ से अधिक है तो मुख्य सचिव करेगा 15 दिन में। और तीसरा है वो 1000 करोड़ से अधिक है तो मुख्यमंत्री करेगा, 1 महीने का टाइम है, ठीक है। इस तरह से 3 सत्र बनाए गए हैं, तो ये याद रखना साथियों। अब आपको इतिहास के हल करवाएंगे रोहित सर। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए, सोलह नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिलान वाला प्रश्न है। प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता, ठीक है, प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता। बेराट दयाराम साहनी, कालीबंगा अमलानंद घोष, ए घोष दे रखा है अमलानंद घोष। बागोर वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र। आहड़ एसपी जैन। अब देखिए भी सुमेलित नहीं है, ये छांटना है, इसका मतलब 3 यहां पर बिल्कुल सही है, तो बेराट एकदम सही दिया गया है। कालीबंगा अमलानंद घोष, बागोर वीरेंद्र नाथ मिश्र, आहड़ गलत दिया गया है, ठीक है। आहड़ की जो खोज है वो किसने की है भी? इसकी खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। और उत्खनन आरसी अग्रवाल। आहड़ को आप सभी जानते हो, उदयपुर के अंदर पड़ती है। इसको अपने आघाटपुर हो गया, धूलकोट हो गया इसका स्थानीय नाम, ठीक है। और बनास सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे यहाँ पर अवशेष अपने को देखने को मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है, आपकी घग्गर नदी के किनारे। विराट सभ्यता है कोटपुतली बहरोड, इसको अपने पिछले मॉड्यूल के अंदर भी पढ़ा था। यहाँ पर बहुत सारे अपने को साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इसका उत्खनन करता कौन है? आरसी अग्रवाल और दयाराम साहनी, ठीक है। तो ये अपना गलत दे रखा है, एसपी जैन है, ये गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य देखने को अपने को मिलते हैं, जैसे शवों को आभूषण सहित गाड़ना, बनारसिन बुल, इस प्रकार के साक्ष्य। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम प्रतिहार शासक
प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की वह कौन है? वत्सराज है, महेंद्रपाल है, नागबड़ द्वितीय है, या फिर आपका मिहिर भोज है? प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि पूछी गई है आपसे। अब देखिए जो प्रतिहार शासक है, ठीक है, इसके अंदर एक नाम और लिख लो भी, एच.डी. सांकलिया, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एच.डी. सांकलिया, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। खोज किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि वत्सराज, महेंद्रपाल, नागबड़ द्वितीय। अब देखिए नागबड़ द्वितीय जो है आपके भीनमाल वाली शाखा के अंदर भी है, और जो अपने मंडोर वाली शाखा है वहां पर भी है, जिन्होंने क्या है मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता स्थापित की थी। और जो भीनमाल वाली शाखा है वहां पर भी कौन थे आपके? नागबड़ प्रथम है, जिनको क्या है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और वत्सराज, इनके पास कौन सी उपाधि है? रणहस्तिन की उपाधि है। इन्होंने क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, लेकिन उस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर इनकी क्या है हार हो जाती है। जो धारावर्ष है वो इनको क्या है हरा देता है। राष्ट्रकूट शासक था। उसके बाद आपके इनके पुत्र नागबड़ द्वितीय जो है वो वापिस से क्या है चक्रायुद्ध को हराते हैं और कनौज को अपनी क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं और अपनी हार का बदला लेते हैं। उसके बाद ये बंगाल के शासक धर्मपाल को हराने के बाद ये उपाधि धारण करते हैं। इन्होंने क्या है बंगाल का शासक थे धर्मपाल, इनको हरा करके ये परम भट्टारक महाराजाधिराज इतनी बड़ी उपाधि जो है इन्होंने धारण किया। नागबड़ द्वितीय याद रखना, एक तो इन्होंने चक्रायुद्ध को हराया था, कनौज को राजधानी बनाया था, अपने पिता की हार का बदला लिया था, और त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए कौन जाने जाते हैं? अपने वत्सराज। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इसमें दिखा दिया ना डी, हाँ ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? हल्दी घाटी का युद्ध सभी जानते हैं 1576। राम सिंह तंवर, राम साह, रावत कृष्णदास चूड़ावत ये भी लड़े थे। माधो सिंह कछवाहा एवं अशोक परमार। अब देखिए बिल्कुल आसान है अभी। अब ये अशोक परमार आपको याद आया होगा, महाराणा सांगा के साथ लड़ाई की थी इन्होंने, और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर महाराणा सांगा ने इनको जो बिजोलिया की जागीर थी वो भेंट की थी। बिजोलिया आपने पढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है। तो वहां पर कौन ये जागीर किसने बसाई थी? बिजोलिया वाली अशोक परमार ने। और कछवाहा शासक ये क्या थे? कछवाहा उस समय किसके आपके महाराणा प्रताप के विपक्ष में थे। मान सिंह कछवाहा तो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, और ये माधो सिंह कछवाहा तो बाद के अंदर शासक बने हैं। तो सीधी सी बात है अपना 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या है गलत हो जाएगा। राम सिंह तंवर थे, रावत कृष्णदास चूड़ावत थे, इसके बाद बिद्दा जाला या फिर जाला बिद्दा। एक नाम आता है जाला अज्जा और एक आता है जाला बिद्दा। जब महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से बाहर गए थे तो इनके राज चिन्ह जाला बिद्दा ने धारण किए थे, और जब खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा जब घायल हुए थे और युद्ध स्थल से बाहर गए थे तब उनके जो राज चिन्ह थे उसको जाला अज्जा ने धारण किया था। तो ये याद रखना भी। तो ये तीनों ही क्या है पक्ष में थे। ये 3 नंबर ऑप्शन इसके अंदर नहीं होगा। तो देख लीजिए यहां पर भी 3 है, काटिए काटिए, 1 2 और 4, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 3 नंबर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला है निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। राजस्थान के एकीकरण के समय संस्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ अपने को सुमेलित करना है। अब देखिए भी हाई कोर्ट सभी को पता है जोधपुर, बी के अंदर आएगा 1 नंबर। भरतपुर के अंदर कृषि विभाग 4 नंबर। बीकानेर के अंदर आपका शिक्षा विभाग, और उदयपुर के अंदर खनिज विभाग 3 नंबर। 4 1 2 3 देख लीजिए कहां पर है। 4 2 नहीं होगा, 1 4 गलत है, 4 1 2 3 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से साथ में वन विभाग भी याद रखना।
वन विभाग कहां पर था? कोटा। 500 ही महत्वपूर्ण है। अगले हैं कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध थे? आपके झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से थे, बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल से थे, बूंदी राज्य प्रजा परिषद से थे, करौली राज्य प्रजामंडल से थे। तो आपके जो कन्हैयालाल मित्तल है, मांगीलाल भव्य है और मकबूल आलम है, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है? झालावाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 1946 के अंदर। आपका जो बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल है, इसका गठन हुआ है 1943 के अंदर। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। हालांकि इनके साथ और भी थे, जैसे धूलजी भावसार, लेकिन प्रमुख यही थे। बूंदी राज्य प्रजा परिषद, देखिए जो बूंदी प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई है 1931 के अंदर कांतिलाल जैन, लेकिन जो बूंदी राज्य प्रजा परिषद है इसकी स्थापना की थी ऋषि दत्त मेहता ने 1944। ठीक है, 1944 ऋषि दत्त मेहता। इनके साथ अन्य भी व्यक्ति थे, जैसे ब्रिज सुंदर शर्मा हो गए। और बूंदी जो प्रजामंडल था 1931 कांतिलाल जैन। करौली प्रजामंडल 1938 त्रिलोक चंद माथुर। याद रह जाएगा, करौली 1938, झालावाड़ 1946, बांसवाड़ा 1943, बूंदी राज्य प्रजा परिषद पूछे तो 1944 ऋषि दत्त मेहता। ठीक है, और प्रजामंडल पूछे तो कांतिलाल जैन। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि हमसे ये पूछे गए हैं कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य। और ये जो झालावाड़ प्रजामंडल था इसको राजघराने का समर्थन भी प्राप्त था, और ये जो मांगीलाल भव्य थे इनको उसमें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगले हैं दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रज्जब जी थे, गरीबदास जी थे, मलुकदास जी थे या फिर सुंदरदास जी थे। दादू पंथ के अंदर आपके जो उप संप्रदाय है कितने हैं? 5 है मुख्य। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, याद रखने हैं। कौन से हैं भी? खालसा, विरक्त, नागा, उत्तरादे, और कौन सा रह गया? खालसा है, विरक्त है, नागा है, उत्तरादे है, एक और है। अब जो नागा उप संप्रदाय है इसके संस्थापक हमसे पूछे गए, तो इसके कौन थे? आपके सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। और ये जो नागा संप्रदाय है, ये जो साधु है अपने पास में क्या है? हथियार रखते हैं, याद रखना है। ठीक है, और इनकी जो साधना है वो विशेष प्रकार की होती है। और सुंदरदास जी का महत्व आप इस बात से समझ सकते हो कि इनके ऊपर भारत सरकार ने सन 1937 के अंदर क्या है? डाक टिकट भी जारी किया था 2 रुपए का। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं लगभग 42 ग्रंथों की रचनाएं की है, और इनकी रचनाओं के अंदर पिंगल शैली अपने को देखने को मिलती है। लगभग 42 ग्रंथ 1937 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट। और कौन सी है? इसके अलावा इनकी रचनाएं ध्यान में रख लेना भी। ज्ञान स्वैया, ज्ञान समुद्र पूछ ली जाती है। ज्ञान स्वैया, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला है अक्षय तृतीया का त्योहार जो है कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, या आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। देखिए जो अक्षय तृतीया मनाई जाती है बैसाख महीने के अंदर बनाई जाती है। अक्षय तृतीया इसको अपने अबूझ सावा के नाम से भी जानते हैं, और अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो अक्षय तृतीया को ही होते हैं।
हालांकि वर्तमान में इनके ऊपर क्या है, रोक लगी हुई है। तो देखिए, जो अक्षय तृतीया मनाई जाएगी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, याद रख लेना भी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन होगा, हमेशा शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष या सफेद पक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला जो है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? पुष्कर, शीतला माता, गणेश्वर या फिर जीर्ण माता का मेला? तो याद रखना, जीर्ण माता का मेला, डी नंबर ऑप्शन होगा। इसके अलावा आपके जो करणी माता है, देशनोक, इनका भी वर्ष में 2 बार मेला लगता है, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में, ठीक है। चैत्र और आश्विन साल के अंदर 2 बार मेला लगता है, जीर्ण माता का भी लगता है, करणी माता का भी लगता है। इसके अलावा आपकी दधी माता का भी लगता है। गोंठ, मांगलोद, नागौर के अंदर दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। करणी माता हो गया, नागनेची माता का लगता है। तो ये याद रख लेना। एक आपकी शाकंभरी माता, शाकंभरी चौहानों की कुलदेवी, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। त्रिपुरा सुंदरी, ये भी याद रख लेना, त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। एक तलवाड़ा अपने हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर भी है, तलवाड़ा झील, ठीक है। और एक है तिलवाड़ा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कुचामणी ख्याल संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक है लच्छीराम है, बिल्कुल सही बात है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है, बहुत बार पूछा गया, याद रखना। इसमें जो पुरुष पात्र हैं, पुरुष पात्र ही स्त्री तृतीया का जो अभिनय करते हैं, ये बात भी ठीक है, यानी जो पुरुष है वही क्या है, स्त्री का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख हैं। ये कलाकार यहां पर गलत है भी। इसके नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये बात भी ठीक है। इसका जो मंच होता है ओपेरा शैली के समान होता है। सी नंबर इसके अंदर गलत होगा, क्योंकि ये जो कलाकार दे रखे हैं ताराचंद, चेतराम और हमीद बेग, इसके अलावा जयदयाल सोनी, ठाकुर ओंकार सिंह जी, इनका संबंध कुछ आपके वो तुरा कलंगी ख्याल से है। कौन से ख्याल से? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर, इनका संबंध तुरा कलंगी ख्याल से है। और ये कहां पर प्रसिद्ध है? ये है निम्बाहेड़ा, बस्सी और गोसुंडी। कहां पड़ते हैं तीनों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तुकनगीर और शाह अली, एक हिंदू संत है और एक मुस्लिम संत है। तुरा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? निम्बाहेड़ा, बस्सी और गोसुंडी, ठीक है। तीनों ही चित्तौड़ के अंदर पड़ते हैं। एक बस्सी जयपुर वाला भी है, लेकिन ये जो कलाकार अपने को दे रखे हैं ये चित्तौड़ वाले हैं। तुरा कलंगी ख्याल, प्रवर्तक कौन है? तुकनगीर और शाह अली, तुकनगीर और शाह अली। मेवाड़ क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ उस तरफ ही पड़ता है, तो मेवाड़ क्षेत्र की तरफ प्रसिद्ध है, तो सी नंबर हो जाएगा इसका। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः देश देश के मध्य लिखा गया था। ये राजस्थानी साहित्य का जो कालवार विभाजन है उसमें से पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले 1050 से लेकर 1450, ये जो काल है अपना सबसे प्राचीन, या फिर इसको अपने छोटा कर लेते हैं, इसको 1050 से 1450, ये अपना सबसे प्राचीन या फिर वीर गाथा काल है, ठीक है। उसके बाद 1450 से लेकर 1650, इसको अपने बोल सकते हैं पूर्व मध्यकाल या फिर
भक्ति काल का जो प्रभाव है इस टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा रहा। फिर 1650 से लेकर 1850 ईस्वी का जो काल है, इससे अपने उत्तर मध्यकाल या फिर श्रृंगार रीति या फिर नीतिपरक काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1850 से लेकर निरंतर अब तक का जो काल है वो है अपना आधुनिक काल। तो ये चारों याद रखने हैं। 1050 से लेकर 1450 वाला जो काल है वो सबसे प्राचीन या वीर गाथा का काल माना जाता है। 1450 से लेकर 1650 ईस्वी का जो काल है उससे पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल, भक्ति के जो संत है उनका प्रभाव ज्यादा रहा। उसके बाद 1650 से लेकर 1850 का जो काल है उसे उत्तर मध्यकाल या फिर श्रृंगार रीति या फिर नीतिपरक काल माना जाता है। और 1850 से लेकर अब तक ये कौन सा टाइम पीरियड हो गया? आधुनिक। तो हमसे पूछा गया है भक्ति काल, और भक्ति काल 1450 से 1650, ए नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, विप जाल में कौन सी संधि है? संधि में से पूछा गया है। विप जाल में कौन सी संधि है? बिल्कुल आसान है भी, व्यंजन है, वर्दी है, दीर्घ है, गुण है। अब देखिए, आधा जय दिखाई दे रहा है आपको, सामान्य सी पहचान बता रहा हूं, स्वर संधि तो है ही नहीं। संधि विच्छेद कर लेते हैं अपने। विपत प्लस में जाल, कौन सी संधि? व्यंजन संधि है इसके अंदर। और तय का मैंने आपको नियम बताया है, अगर नहीं पता है तो उत्तम पाठशाला के YouTube चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी है, उसके अंदर देख लेना। तय के बाद कुछ भी आ जाए, जैसे तय के बाद ड आ जाता है तो आधे ड के अंदर बदल जाता है, तय के बाद ट आ जाता है तो आधे ट के अंदर बदल जाता है। उसी प्रकार जैसे शब्द आता है सज्जन, सत्य प्लस में जन, सज्जन, इसी प्रकार से जैसे सत प्लस में जन क्या बन जाएगा? सज्जन। तत् प्लस में टीका क्या बन जाएगा? तट्टिका। शब्द आता है उत प्लस में डयन, डय आ गया, क्या बन जाएगा? उड्डयन। ठीक है, इस प्रकार से तय के बाद जो भी आगे वर्ण आएगा उसके आधे रूप में बदल जाता है। व्यंजन संधि का नियम है, तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, एक नंबर। फिर है, निम्न में से अब्ज का अर्थ नहीं है। ये अनेकार्थक में से पूछा गया है। अब्ज, अब्ज माने क्या होता है? अब्ज माने कमल होता है, अब्ज माने शंख भी होगा, अब्ज माने कपूर भी होगा, अब्ज माने चंद्रमा भी होता है। क्या होता है? चंद्रमा भी होता है। तो शंख भी होगा, कपूर भी होगा, कमल भी होगा, चंद्रमा भी होगा, बादल नहीं होगा। बादल होता है अब्द। ठीक है, अब्द, ध्यान रखिए, ये दय लगता है। बादल किसका होता है? अब्द का। बाकी इसके पर्यायवाची बहुत सारे हैं, घन, मेघ, पयोद। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? स्त्रीण, स्त्रियों से मोह रखने वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला। ठीक है, स्त्रीण जो शब्द है इसका मतलब होता है स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, जिसका व्यवहार जो स्त्रियों की भांति हो, उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला है, कांता और कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ। कांता जो है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है, वनिता, रमणी। ठीक है, इस प्रकार से कांता। तो ये कांता किसका पर्यायवाची है? स्त्री का। यहां पर देखो, बहन, जंगल, घर, सुंदर स्त्री बाद में दे रखा है, और कांतार जो है वो जंगल का पर्यायवाची होता है। जंगल, विपिन, अटवी, दावा, कांतार। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द छांटना है। 3 यहां पर बिल्कुल शुद्ध है, 1 जो है गलत दिया गया है। समष्टि बिल्कुल ठीक है, पृष्ठभूमि ये भी ठीक है, अनिष्ट बिल्कुल ठीक है। अनिष्ट टय होता है, ना कि अनिष्ट ठय होगा। इसी प्रकार से गरिष्ठ टय दे रखा है, ये गलत है, गरिष्ठ ठय आएगा यहां पर। ठीक है, गरिष्ठ के अंदर ठय आएगा, अनिष्ट के अंदर टय आएगा। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन। इनका लिख लिख कर आपको अभ्यास करना पड़ेगा भी। चलिए, विच वर्ड हैज ए मीनिंग सिमिलर टू सिग्निफिकेंट? ये सिनोनियम पूछा गया है, इसके समान अर्थ देने वाला कौन है?
प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर सार्थक भी बोल सकते हैं, सार्थक या फिर महत्वपूर्ण। तो प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख, याद भी रख लेना, हो सकता आ जाए। मैग्निफिसेंट पिछली बार भी बताया था, शानदार। एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष या फिर कुशल, और इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। तो हमारा सिनोनियम क्या हो जाएगा, सिमिलर पूछा है, डी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, अमेरिका वाज डैश डैश बाय कोलंबस, यानी कोलंबस द्वारा अमेरिका को इन्वेंट किया गया, फाउंडेड किया गया, डिस्कवर्ड किया गया या रिसर्च किया गया। रिसर्च यानी अनुसंधान या शोध करना, जो पूर्व ज्ञान है उसको थोड़ा और बढ़ाना, ठीक है। तो रिसर्च का मतलब तो शोध या अनुसंधान होता है, तो ये तो नहीं होगा। फाउंडेड का मतलब होता है स्थापित, और इसका मतलब आविष्कार। तो अमेरिका का आविष्कार थोड़ी हुआ, अमेरिका को क्या है, खोजा गया है। डिस्कवर्ड का मतलब खोजा हुआ या फिर खोज करना। तो अमेरिका जो है कोलंबस के द्वारा खोजा गया। तो 3 नंबर इसके अंदर सही होगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही हैड ए गुड फाइट विद हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लिविंग द विलेज ए ईयर अगो। करेक्ट वर्ब पूछी गई है, फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी गई है अपने से, सेंटेंस अपने को दिया गया है। सबसे पहले अपने को यह पता लगाना होगा वाक्य जो है किस प्रकार का है। He had a good fight with his landlord before leaving, living मतलब छोड़ना, village a year ago यानी 1 साल पहले जब उसने ये गांव छोड़ा तो लैंडलॉर्ड मालिक के साथ उसकी एक मतलब अच्छी खासी तगड़ी लड़ाई हुई। यहां पर देखिए ए ईयर एगो, तो वाक्य किसका है, पास्ट टेंस का है। अब यहां पर देखिए हेड क्या दी गई है अपने को, यहां पर देखिए डैश डैश दे रखा है, यानी बीच में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ये यहां पर है मेन वर्ब। और पास्ट का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहां पर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हैज नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, डिड भी नहीं आएगा, हैड ही आएगा इसके अंदर। डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, क्या आएगा, हैड ही, पास्ट परफेक्ट टेंस सही है। 4 नंबर, अगला देखिए, राम सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड ईयरली। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है अपने को, राम सेड। अब आगे टू नहीं दिया गया है, टू दिया होता तो टोल्ड कर देते, और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर अपने को बदलना है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपने बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाले पार्ट को अपने बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और यहां पर यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पहले से ही हैड दिया गया हो या फिर हैड बीन दिया गया हो तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसके अंदर आप देखो, राम सेड, यहां पर आप इसको हटाया कोमा को, क्या लगाया, दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड ईयरली, ये बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देखो, इसके अंदर चेंज कर रखा है, यहां पर भी क्या है, चेंज है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। तो जब भी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हैड दिया गया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसके अंदर नो चेंज होगा, और हैड बीन दिया हो तब भी नो चेंज होगा। ए नंबर ऑप्शन। अगला है, सुमेलित नहीं है, छांटना है अपने को, कौन सा सुमेलित नहीं है। कालिदास की रचनाएं दे रखी है, कालिदास की मालविका गणमित्रम ठीक है, कुमार संभव भी है, मेघदूत भी है, रघुवंश भी है, ये तो ठीक है। वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका, वृहद जातक, वृहद संहिता, ये भी ठीक है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम ठीक है। वृहद कथा, ये गलत है भी, वृहद कथा किसकी है, ये तो गुणाढ्य की है, तो ये तो गलत हो गया फिर। बास का सौपन दास ठीक है, दूध कटोत्कम और भावी मार्कम। बास ने त्रिवेंद्रम लिखा है, 13 नाटक लिखे हैं, उनमें से बार बार पूछा जाता है और ये बार बार पूछा जाता है, तो ये भी इसके हैं तीनों। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि वृहद कथा किसकी है, गुणाढ्य की है, तो यहां पर ये गलत दिया गया है। अगला है, सुमेलित नहीं है, ये भी क्या है, यानी एक यहां पर गलत दिया गया है। आराम बाग आगरा बाबर ने बनवाया, बिल्कुल ठीक है। काबुली बाग मस्जिद बाबर ठीक है भी। फिर है शालीमार बाग लाहौर जहांगीर, ये गलत है, क्योंकि शालीमार बाग जो जहांगीर ने बनवाया है वो पड़ता है श्रीनगर के अंदर, ये भी 2 है। शालीमार बाग
J&K यानी श्रीनगर वाला, ये जो श्रीनगर वाला है वो किसने बनाया है? जहांगीर ने। और ये जो लाहौर वाला है ये किसने बनाया है? शाहजहां ने, 1641-42 के अंदर लगभग। और निशांत बाग श्रीनगर आसिफ खान, ये ठीक है। तो सी नंबर गलत है, ये लाहौर देखना था, इसको ध्यान देना था। लाहौर के अंदर जो शालीमार बाग बना हुआ है वो किसने बनाया है? शाहजहां ने। और जो श्रीनगर वाला है वो बनाया आपके जहांगीर ने। चलिए अगला है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अच्छा, क्रांति से संबंधित है ये भी, कहां जहां जहां पर क्रांति हुई वहां पर नेतृत्व किसने किया? पहला है बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे, बिल्कुल ठीक है। रुहेलखंड, खान बहादुर खान, ये रुहेलखंड के राजा थे, ठीक है। बरेली, लियाकत अली। अब देखिए ये जो बरेली है ये रुहेलखंड क्षेत्र के अंदर ही पड़ता था, तो यहां पर जो बरेली का नेतृत्व है वो किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था, क्योंकि ये रुहेलखंड के अंदर ही आता था, इस क्षेत्र के अंदर ही आता था। तो ये यहां पर गलत दे रखा है। मेरठ के अंदर बख्त खां और कदम सिंह, ठीक है भी। तो बाकी तीनों ठीक है, बरेली वाला गलत है। बरेली चाहे आपको रुहेलखंड दे या फिर बरेली दे, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? खान बहादुर खान। और झांसी के अंदर आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के अंदर कुंवर सिंह जी, ठीक है। कानपुर के अंदर आपके वो नाना साहब हो गए। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यहां पर गलत दे रखा था, ठीक है। अगला देखिए, प्रमुख क्रांतिकारी और घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको बड़े मोटा मोटा मैं बात करूं, यदि आपको काल क्रम इनका याद है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। रेड व एयरस्ट हत्याकांड, फिर अलीपुर षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र है 1908 का, और दिल्ली षड्यंत्र 1912। कांकोरी ट्रेन डकैती ये 1925 की है, सन याद होना चाहिए तभी सही होगा। कानपुर षड्यंत्र है 1924 का, और ये 22 जून 1897 का, ये जो चांपेकर बंधु थे इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। तो सबसे पहले क्या आएगा अपना? 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, सबसे लास्ट में आएगा फिर आएगा 5 नंबर और 4 नंबर। 1 2 3 5 4, 4 ही है ना लास्ट में, 4 इसमें भी है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। ये लीजिए, अगर 1 2 अगर आपको 4 और 5 के बारे में पता होता ना तो भी काम चल सकता था, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से सुमेलित करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, ठीक है भी। विपिन चंद्र पाल, सतार बत्सर, द सोल ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। लाला लाजपत राय, यंग इंडिया, बिल्कुल। दयानंद की जीवनी और आर्य समाज, ठीक है भी। बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक होम ऑफ द विदाज और गीता रहस्य, ये सारी सही है फिर तो। केवल एक, हाँ ठीक है, ये दे रखा है ना, सभी सही होंगे। डी नंबर ऑप्शन। चलिए भी आगे। अच्छा ज्योग्राफी आ गई क्या? चलिए ज्योग्राफी कराएंगे आपको बंसी सर। हाँ जी, नमस्कार भी सभी को, राधे राधे। अपने स्टार्ट करते हैं। जो मॉडल पेपर 2 के अंदर दूसरे के अंदर हैं राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, उनकी डिस्कस करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। अब आपको जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो 3 चीजों के बारे में, 3 जो है अपनी स्थितियां ध्यान में रखनी है राजस्थान की। एक तो है अपनी ग्लोब के अंदर या विश्व के अंदर है, एक एशिया महाद्वीप के अंदर है, और एक भारत के अंदर है। ये तीनों स्थितियां आपको पता होना चाहिए ताकि आपका जो आगे क्वेश्चन है वो गलत न हो। सबसे पहले बात करें विश्व या ग्लोब में। ग्लोब में ये हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में, राजस्थान की स्थिति के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, राजस्थान की स्थिति, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे एशिया के संदर्भ में, एशिया में राजस्थान। और तीसरा है भारत के अंदर जो है राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में राजस्थान है उसकी स्थिति क्या है।
सबसे पहले क्रम वाइज हमें चलना है, क्रम के अकॉर्डिंग चलना है, तभी आपको याद रहेगा। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात करें विश्व के संदर्भ में या फिर ग्लोब के अंदर देखें, तो ग्लोब के अंदर साथियों जो है उत्तर, सबसे पहले उत्तर आता है। उत्तर दक्षिण में उत्तर लेते हैं हम, पूर्व पश्चिम में पूर्व लेते हैं, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो विश्व में हमें ध्यान रखना है उत्तर पूर्व जो पहले पहले हमारे आते हैं ना दिशाओं में, जैसे उत्तर दक्षिण में उत्तर आता है, पूर्व पश्चिम में पूर्व आता है, तो ये उत्तर पूर्व है। अब एशिया के संदर्भ में पूछे तो एशिया में दूसरे दूसरे जो आते हैं ना दक्षिण पश्चिम, कौन कौन से, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट आप याद रख सकते हो इस प्रकार से, दूसरे में एशिया में है दूसरा दूसरा आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। जैसे उत्तर दक्षिण में दक्षिण ले लेंगे और पूर्व पश्चिम में पश्चिम ले लेंगे। अब तीसरा जो भारत बचता है ना, भारत के अंदर क्या करना है, पहले का पहला, तीन पार्ट हम पढ़ रहे हैं, पहले का पहला ले लो, दूसरे का दूसरा ले लो। पहले का पहला जो है अपना वो है उत्तर है, कौन सा है, उत्तर है, दूसरे का दूसरा पश्चिम है। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम के अंदर भारत के अंदर राजस्थान स्थित है, आपने देखा होगा मैप के अंदर। तो इस क्वेश्चन में भारत के अंदर ही स्थिति पूछी गई है, तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर है। एक नंबर अपना राइट आंसर है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युगम कौन सी है, दक्षिण दिशा में प्रवेश कौन सी है उसका पूछ रहे हैं। तो बात करें दो नदियां हैं जो कि राजस्थान के बाहर से आती है राजस्थान में। एक तो चंबल नदी है, एक तो है अपनी चंबल, एक माही है, एक चंबल है। चंबल की बात करें तो चंबल एमपी से आती है और माही भी कहां से आती है, एमपी से आती है। चंबल है राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, और माही है खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। खादू गांव जो कि कहां पे है, बांसवाड़ा के अंदर है, वहां से प्रवेश करती है। ये दोनों की दोनों दक्षिण से ही प्रवेश करती हैं, तो दोनों यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नाथरा की पाल खनन क्षेत्र है, नाथरा की पाल है, थुरहुंडेर है, ये जो खनिज क्षेत्र है ना, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक है। ये जो नाथरा की पाल आपसे पूछ रहा है वो नाथरा की पाल है, वो उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखिए, ठीक है। उदयपुर के अंदर एक जावर की खान भी है, चांदी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया, ये ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसकी बात करें लिमिटेड का गठन कब किया गया, इसका गठन है 19 जुलाई, जो अपने 19 जुलाई 2000 को इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछ ले आपसे, मुख्यालय पूछ ले, राजस्थान जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम है उसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर है, विद्युत विभाग है जो जयपुर है अपना, वहां पे इसका जो मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अपना सुमेलित करने वाला, ये पर्यटन क्षेत्र से जो क्वेश्चन लिया गया है। इसके अंदर एक साइड में पर्यटन केंद्र दिए हुए हैं, दूसरे जो सूची के अंदर है वो जिले दिए हुए हैं, दोनों को सुमेलित करना है और अपने जो कूट दिया हुआ है उसमें जो कौन सा सुमेलित है वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले बात करें पांडुपोल, पांडुपोल ये जो है ना यहाँ पे हनुमान जी मंदिर है, हनुमान मंदिर है, हनुमान जी मंदिर है। और ये पांडुपोल जो है ना अलवर के अंदर है, कहां पे है, अलवर के अंदर है। दूसरा जसवंतड़ा, ये जोधपुर के अंदर है। जसवंतड़ा की बात करें तो इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल इसे कहा जाता है, ताजमहल इसे कहते हैं, ध्यान रखिए। पहले में पहला है पांडुपोल अलवर के अंदर है, जसवंतड़ा जोधपुर के अंदर है। लालगढ़, लालगढ़ बीकानेर के अंदर है। गागरोन, गागरोन झालावाड़ के अंदर है, जो कि जल दुर्ग है, बहुत बार फेमस क्वेश्चन है ये, जल दुर्ग है, ध्यान रखिए। मतलब एक में एक है, दो में दो है, तीन में तीन, चार में चार, यानी 1 2 3 4 मिक्स जो अपने कौन से में है, ये स में है, स यहाँ पे सी या स, 1 2 3 4 जो मैच किए हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपने रीजनिंग, फिर मैथ है, फिर स्टैटिक्स है। तो रीजनिंग वाले सर आपको रीजनिंग करवाएंगे, मैथ जी सर। नमस्कार भी सभी को। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है बकरी मिमियाना, कुत्ता, बकरी मिमियाना का संबंध है, उसी प्रकार कुत्ते का संबंध किससे होगा, गुर्राना से होगा, गर्जना से होगा, चिल्लाना से होगा या भौंकना से होगा। बकरी की आवाज मिमना, तो कुत्ते की होती है भौंकना, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, नीचे दी गई सीरीज में
से मेल न खाने वाले अक्षर को चुने। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो मेल नहीं खाने वाला है उस अक्षर को अपने को चुनना है। तो देखिए दिया गया है ई के बाद में एफ, फिर क्यू, डी। अब अपने देखें ए और एफ, ई 5 नंबर पे होता है, ये 6 नंबर पे होता है, तो इसके बीच में जो डिफरेंट है वो एक आगे बढ़ रहा है। इसमें देखें तो काफी सारा डिफरेंट है, फिर ये माइनस हो रहा है। तो इस तरीके से तो इनका कोई सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा है अभी। तो इसमें से अलग शब्द देखना है अपने को। अलग शब्द देखें तो ई एफ क्यू डी, ये सारे के सारे क्या है, व्यंजन है। ये सारे के सारे क्या है, व्यंजन है। और ई क्या है, स्वर है। ई क्या है, स्वर है। तो इनसे अलग क्या हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना रीजनिंग का। किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि टेबल को कुर्सी कहा जाता है, टेबल है उसको क्या कहा जाता है, कुर्सी कहा जाता है। कुर्सी को ब्लैक बोर्ड, कुर्सी को क्या कहा जाता है, ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। और ब्लैक बोर्ड को चौक कहा जाता है, चौक को डस्टर कहा जाता है, डस्टर को शिक्षक कहा जाता है। तो शिक्षक कहां पर लिखता है, अब अपने को पता है शिक्षक कहां पे लिखता है, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। शिक्षक कहां पे लिखता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। और इसने ब्लैक बोर्ड को क्या बोला है, ब्लैक बोर्ड को क्या कहा जाता है, ब्लैक बोर्ड को चाक कहा जाता है। ब्लैक बोर्ड को क्या बोला है, चाक। ब्लैक बोर्ड को क्या बोला इसने, चाक। तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा चाक। तो शिक्षक कहां पे लिखेंगे, चौक पे लिखेंगे। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। शिक्षक कहां पे लिखेंगे, चौक पे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को क्या बोला गया है, चौक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में किसी घन की सतह दिखाई गई है, ध्यानपूर्वक अध्ययन कर बताएं कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत देखना है अपने को, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब अपने कोई से भी पासा लेकर के 3 के विपरीत अंक निकाल सकते हैं। जैसे अपने 3 देखें, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो अपने कोई भी 2 पासा काम में लेकर के 3 के विपरीत देख सकते हैं अपने। और इसमें देखें तो मैं 1 नंबर और 3 नंबर उठाऊं, 1 और 3 से देखूं मैं, 1 और 3 से, 1 और 3 से देखूंगा तो इसमें कॉमन जो अंक है वो क्या है, 3 है। कॉमन अंक क्या है, 3 है। अब आपको क्या करना है, कॉमन अंक समान सतह पे है, समान सतह पे नहीं है, समान सतह पे भी नहीं है, असमान सतह पे है, असमान सतह पर है। असमान सतह पर है तो अपने को घड़ी की दिशा में घुमाना है। घड़ी की दिशा में इससे आगे चले 3, 3 के बाद में 1, 1 के बाद में क्या है, 5 है। ऐसे इस 3 से आगे चलें तो 3 के बाद में 2, 3 के बाद में क्या है, 2 है। और 2 के बाद में क्या है आगे, 4 है। 2 के बाद में क्या आ गया, 4। तो 1 के विपरीत तो 2 आएगा और 5 के विपरीत 4 आएगा। 3 के विपरीत क्या बच गया, अभी 6 बच गया। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो अपना आंसर सही होगा 6। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, 6 आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मैथ का है। आपके रीजनिंग के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है। यदि, अब इसके अंदर दिया गया यदि 4 की घात x बराबर √2 की पावर दिया गया है 3y √ के अंदर, तो यहां पे अपने से मान पूछा है x बराबर क्या होगा या y बराबर क्या होगा। तो इसको अपने सॉल्व करें तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में ये घातांक करने का है, संख्या पद्धति में आता है। और ऐसे क्वेश्चनों में या तो घात बराबर करते हैं या आधार बराबर करते हैं। तो इसमें अपने आधार बराबर करेंगे। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2x बराबर, मैं इसको लिख दूं 2 की पावर 3 बटे, अब जैसे ये √ हटेगा तो √ हटेगा तो क्या लग जाएगा, 1/2। √ हट करके क्या लग जाएगा, 1/2। दोनों के आधार समान है, आधार समान है, आधार समान है, समान है तो घात भी समान होंगे, घात भी समान होंगे। तो उनके घात भी समान होंगे, समान होंगे। आधार समान है तो घात भी समान होंगे। तो 2x बराबर अपने पास आ जाएगा 3y/2। मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, ये क्या है, गुणा में भाग में चला जाएगा। तो 3y/2 दूआ 4। ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो देख लो भाई। ऐसा ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपने। यदि बहुपद, ये बहुपद बीजगणित का क्वेश्चन है, 2x की पावर 4 प्लस ax की पावर 3 माइनस 75 a को x से विभाजित करने पर शेष फल
या शेष 150 आता है तो a का मान होगा, यहां पे a का मान ज्ञात करना है। विभाजित करने पर शेष फल क्या आता है, 150 आता है। और किससे विभाजित कर रहे हैं, x से, तो x बराबर क्या रख देंगे, 0। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे तो 2 गुना 0 की पावर 4 प्लस a गुना 0 की पावर 3 माइनस 75a बराबर शेषफल प्राप्त होता है अपने को 150। अब ये तो 0 0 हो जाएगा तो क्या बच गया, 75a बराबर 150। यहां से a की वैल्यू निकालें, a बराबर अपने पास आ जाएगा 150 बटे 75, ये माइनस का है तो माइनस इधर चला जाए, 75 दूआ 150, 2, एक्स की a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, -2, और a की वैल्यू पूछी थी अपने से, a की -2, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपने, अगला क्वेश्चन है 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेमी मोटी दीवार बनानी है, जिसमें 2 दरवाजे हैं, 2 मीटर गुना 1.5 मीटर माप के हैं। इनको बनाने में 25 सेमी गुना 16 सेमी गुना 10 सेमी माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अपने निकाल लेते हैं बी, जो ईंटों की आवश्यकता के लिए योग्य आयतन है वो क्या है, तो आयतन में आयतन का भाग दे देंगे, बस ईंटों की संख्या आ जाएगी। ईंटों की संख्या बस सीधा सा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेमी, यहां पे बस थोड़ा सा आपको सेमी मीटर ये चीज ध्यान में रखनी है, बस 50 सेमी दिया गया है। अपने को पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर या 100 सेमी होता है, 1 मीटर के बराबर क्या होता है, 100, बस इसको चेंज करना है अपने। दीवार का क्षेत्रफल, सॉरी दीवार का आयतन, दीवार का आयतन निकालें अपने। दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 20 मीटर गुना 5 मीटर गुना ये क्या है, 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो मैं 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूंगा, इसको काटूं तो 1/2 मीटर, माइनस इसमें से 2 दरवाजे भी हैं वो माइनस कर देते हैं, 2 दरवाजे हैं उनको क्या कर देते हैं, माइनस 2 गुना, जो दरवाजे 2 गुना 2 मीटर गुना 1.5 मीटर, जिनकी चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर होगी, 50 सेंटीमीटर का मतलब 1/2 मीटर। अब इसको काट दे 2 से 2, अब इसको काट देंगे 10, तो आ जाएगा 10 5 50, 50 माइनस 1.5 को अगर 2 से करें तो ये हो जाएगा 15 दूगा 30, यानी 3 मीटर, यानी 47 मीटर क्यूब जो है दीवार का आयतन हो जाएगा। अब ईंट का आयतन का भाग दे दे, अब ईंट की संख्या पूछिए अपने, ईंटों की संख्या, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, दीवार का आयतन है 47 मीटर क्यूब बटे, अब ये सारे के सारे सेंटीमीटर में है, मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 25 गुना ऊपर कितना लग जाएगा 100, अब इसको चेंज करूंगा 16 गुना ऊपर कितना लग जाएगा 100, और 10 गुना ऊपर कितना लग जाएगा 100, बस काट देते हैं 0 से 0, अब इसको काट दे 25 चौका 100, 4 से इसको काटें अपने, 4 चौका 16, 4 25 चौका 100, 47 गुना 25 को 10 से करेंगे 250, अब ये 0 25 आता है 175, अंसल 17, 25 चौका 100, 100 17, यानी 11,750 ईंटों की आवश्यकता होगी। और ऐसा अपने पास ए ऑप्शन है, ऐसा अपने पास क्या है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2 मीटर गुना 1.5 मीटर गुना 1 मीटर माप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय ज्ञात करना है। तो ये टैंक है, सबसे पहले अपने टैंक का आयतन निकाल लेते हैं, टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, टैंक क्या है, एक घनाभ के आकार का है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 गुना 1.5 गुना 1,
15 दूआ 30 यानी 3 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब। अब यहां पे क्या है 20 मीटर प्रति लीटर, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। अपने को पता है कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो टैंक का आयतन कितना हो जाएगा 3 गुना 1000, 3000 लीटर, 3000 लीटर। अब ये 1 मिनट में कितना पानी भरता है 20 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है। तो इस टंकी को भरने में 3000 लीटर की टंकी है, टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय। टंकी का आयतन है 3000 लीटर और 1 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है 20 लीटर। तो 20 से इसको डिवाइड कर दें, 0 से 0 यानी 150 मिनट का टाइम लगेगा। 150 मिनट का मतलब ऑप्शन दिए गए 9 मिनट नहीं होगा, 1 घंटा 20 मिनट ये भी तो नहीं होगा, 60 मिनट भी नहीं होगा, 1 घंटा, 2 घंटे 30 मिनट, यानी इसमें हो जाएगा 2 घंटे 120 मिनट और 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का समय लगेगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है आयत चित्र प्रदर्शित करता है। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। आयत चित्र किसको प्रदर्शित करता है? एस तत्व वर्गीकृत बारंबारता बटन को, एस तत्व को नहीं करता है अभी, ये सतत को करता है। ठीक है, सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन को करता है, एस तत्व को नहीं करता है। सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चिन्ह है, ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? मिलान चिन्ह को, मिलान चिन्ह या टेली चिन्ह, एक ऑप्शन हो जाएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन द्वारा आ गया अभी। आयत चित्र प्रदर्शित करता है, तो ये तो अपने अभी किया था, एस को नहीं करता है, सतत बारंबारता बटन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें अपने। आंकड़ों 7 2 3 5 6 2 9 3 2 के लिए बारंबारता बटन सारणी है, इसकी सारणी देखनी है अपने को। सारणी, इसमें अंक दिए गए 2 3 4 5, तो अपने इसकी सारणी बनाए, फिर देखते हैं कौन सी सारणी इसमें है। तो सबसे पहले ऊपर क्या दर्शाएंगे, ये सारा का सारा क्या है? स्कोर है, स्कोर। और यहां पे इसकी आ जाएगी बारंबारता, बारंबारता। तो बारंबारता देखें, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 6 7 8 और 9 तक है भाई। ठीक है, एक है, इसमें नहीं है 0। 2 कितनी बार है? 1 2 3। 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 देखें इसमें कितनी बार है? 1 2 बार है। 4 देखें इसमें कितनी बार है? 4 कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, 0 बार है। 5 देखें इसमें कितनी बार है? 1 ही बार है, 5। फिर उसके बाद में 5 के बाद में 6 देखते हैं, इसमें 6 कितनी बार है? 1 बार, 1 ही बार है 6। उसके बाद में 7 1 बार 7 है। 8 नहीं है इसमें। ठीक है, 0 बार और 9 1 बार है। सारे के सारे अंक आ गए। 9 भी क्या है? सॉरी, 1 बार। ये 0 बार 1 बार। ऐसी सारणी 1 7 बार, ये तो नहीं होगा, तो फिर ए बी दोनों ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें यहां से 2 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 1 0 बार है, तो ए ऑप्शन होगा, 1 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, 2 से स्टार्ट है ना अंक, तो 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारणी भी इसकी बन सकती है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको दोल सर करवाएंगे। नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है। साइंस के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरा मॉडल टेस्ट सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहां देखिएगा FeCl3 से क्या बन रहा है? FeCl2 बन रहा है। देखिएगा यहां पर, देखिए 4 ऑप्शन है। एक ऑक्सीकरण का है, दूसरा अपना
दे रखा है, ऑक्सीकरण दे रखा है, अपचयन दे रखा है, अपघटन दे रखा है, संयुग्मन दे रखा है। हमें इन चारों ऑप्शनों में से ये देखना है कि कौन हो रहा है। यहाँ पर देखिए FeCl3, जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो Fe है उस पर +3 आवेश है। दूसरा यहाँ जब हम देखेंगे तो Fe पर क्या है, +2 आवेश है। यहाँ देखिए धनावेश में क्या हो रही है, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +2 है, तो धनावेश में क्या हो रही है, धनावेश में कमी हो रही है। यदि धनावेश में देखिए प्लस में वृद्धि होती तो हम कहते हैं उसको ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीकरण। और यदि प्लस में यानी कि धनावेश में क्या हो रही है, कमी, तब हम उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अपघटन यानी किसी एकल उत्पाद का 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाना। और संयुग्मन होता है जुड़ना, ये तो क्या होता है, जुड़ना, और यहाँ पर क्या होगा, टूटना। और यहाँ ऑक्सीकरण होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अपचयन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसकी स्थित ऊर्जा पूछी है। हमने 2 ऊर्जाओं की बात की थी, एक गतिज और दूसरी होती है स्थित ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों ऊर्जाओं का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है, या तो न्यूमेरिकल टाइप का आता है या सिंपल आता है। जब गतिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 mv² होता है, जबकि स्थित ऊर्जा के अंदर क्या होता है, mgh होता है, यानी कि द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई तीनों को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, mgh नंबर 1 ऑप्शन में दे रखा है, तो 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों को गतिज ऊर्जा का भी आंसर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूजल संकट के कारण है, यानी कि जो भूमि के अंदर जो जल उपलब्ध है उसका प्रमुख कारण क्या है, जल स्रोतों का प्रदूषण। बिल्कुल, भूमि जल स्तर के अंदर जल स्रोत जितने प्रदूषित होंगे तो भूजल संकट होगा। भूजल का अतिदोहन यानी कि असीमित मात्रा में यदि हम उनका उपयोग करेंगे तब भी भूजल संकट आएगा। जल की अधिक मांग, बिल्कुल सिंचाई के लिए और पीने के पानी की भी वर्तमान समय में बहुत अधिक मांग है, क्योंकि पीने योग्य केवल 3% भाग पर ही जल है, शोष जल है जो पीने योग्य है, उनमें कृषि कार्यों में, अन्य कार्यों में उपयोग हो जाता है। तो सारे के सारे ऑप्शन इसके हो जाएंगे, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, पुनः चक्रण यानी कि जो रिसाइक्लीकरण होता है, किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है। देखिए पुनः चक्रण होता है, पुनः चक्रण की यदि बात करें, ये पुनः चक्रण सभी के लिए उपयुक्त है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी के लिए उपयुक्त है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए, सर्वाधिक उपयुक्त होता है धात्विक के लिए, क्योंकि देखिए जो धात्विक होता है उनका पुनः चक्रण आसान होता है, आसानी से हम उनको क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रित कर सकते हैं, दूसरी वस्तुओं में परिवर्तित कर सकते हैं साधारण तरीके से। तो जितने भी धात्विक अवशिष्ट होते हैं उनका पुनः चक्रण ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। चिकित्सीय अवशिष्ट जितने होते हैं उनका पुनः चक्रण असंभव होता है। कृषि अवशिष्ट का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, घरेलू अवशिष्ट का भी पुनः चक्रण कर सकते हैं। कृषि अवशिष्ट से जैसे खाद का निर्माण हो गया है ना, तो इनका भी हम अवशिष्ट आसानी से पुनः चक्रण कर सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त धात्विक अवशिष्ट है जिनको एक भाग से दूसरे भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं और उपयोगी वस्तुओं के रूप में उनको निर्मित कर सकते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की माप की इकाई होती है। जो पारिस्थितिकी होता है, इकोलॉजिकल, एक टेंसलेन ने इसको कहा था, ओडम ने इसको जनक कहते हैं। वहां पर जो जाति होती है उस स्थान विशेष पर, उस स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जो प्रजाति होती है वो प्रजाति निर्धारित करती है कि उस स्थान की जैव विविधता या जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो संतुलित है या असंतुलित। तो कौन निर्धारित करती है, उस स्थान की प्रजाति। जैवों को जिस स्थान पर रखा जाता है वहां पर पाई जाने वाली विषमताएं क्या कहलाती है, जैव विविधताएं। और जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता वो क्या कहलाती है, जंतु विविधता कहलाती है। तो ये हो गए अपने साइंस के क्वेश्चन। अब किसके क्वेश्चन आ गए हैं, मनोविज्ञान के। अब हम किसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अपने मनोविज्ञान के। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का ये सिद्धांत क्या कहलाता है। देखिए विकास का सिद्धांत है, विकास हमेशा कैसा होता है, एक तो ध्यान रखना, विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, विकास रेखीय नहीं होता। इस बात को अच्छे से याद रखना आप, विकास वर्तुलाकार होता है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। विकास का क्रम इस प्रकार से होता है,
जिसको हम वर्तुलाकार बोलते हैं। दूसरा प्रोमिक्सडल निकट से दूर का सिद्धांत। एक होता है स्पेलोकोडल सिद्धांत। देखिए मस्तोद्मुखी का सिद्धांत होता है सिर से पैर की ओर। ये सिद्धांत क्या होता है, सिर से पैर की ओर, यानी कि पहले सिर का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर हाथ का होगा, फिर पैर का होगा। तो इसका जो क्रम रहता है, जैसे सिर है, फिर धड़ है, फिर हाथ है, फिर अपने क्या है पैर का जो विकास है वो होता है। इस तरह को हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क से पैरों की ओर, सिर से पैर की ओर का विकास होता है, वो कहलाता है हमारा स्फेलोकोडल या मस्तिष्क को मुखी विकास। प्रोमिक्सोडोडल होता है, वो क्या होता है, निकट से दूर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर। विकास हमेशा केंद्र से परिधि की ओर होता है या निकट से दूर की ओर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। देखिए जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने। और इन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की थी। कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई, 4 प्रकार की। जो पहली अवस्था थी ये होती है संवेदी गामक अवस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो क्या होती है, संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद में आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इसके बाद में आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये 7 से 11, और 11 से बाद की अवस्था होती है वो अनौपचारिक नहीं होती, कौन सी होती है, औपचारिक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसकी आयु होती है 11 से बाद की जो आयु वर्ग होता है वो किस में आता है, औपचारिक क्रिया अवस्था में आता है। तो ये 4 अवस्थाएं बताई थी। इसमें वस्तु स्थायित्व करना सीख जाता है ना। संक्रियात्मक नैतिकता का गुण, नैतिकता की भावना नहीं आती। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अंतर करना, गुणा भाग करना सीख जाता है। अनौपचारिक के अंदर, औपचारिक में क्या होता है, नैतिक तर्कना का विकास उत्पन्न हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को अपने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चारों की अवस्थाओं में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था। यह आरपीएससी काफी बार प्रश्न पूछ की है। किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। यानी रोस की अवस्था है वो रोस ने कहा था। वैलेंटाइन एक प्रवृत्ति होती है, वैलेंटाइन की परिभाषा आती है। विंटेवंग ने कहा था कि असमंजस्य की स्थिति भी होती है। तो ये सभी की अच्छी परिभाषाएं दी हुई है। तो तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि पद का सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर सेलावे एवं जॉन मेयर द्वारा किस वर्ष किया गया था। देखिए अगर बात करें सर्वाधिक संवेगात्मक बुद्धि पर प्रयोग किसने किया था, जॉन मेयर एवं पीटर सेलावे ने किया था। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि क्यों, इस पर डेनियल गोलमेल ने भी काम किया था। डेनियल गोलमेल इन्होंने भी काम किया था। हार्वर्ड गार्डनर ने इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने भी इस पर काम किया था। तो ये सारे के सारे सम्मिलित हैं। और इन्होंने काम कब किया था, 1990 में। कब किया था, 1990। इसका राइट आंसर होगा अभी, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो दूसरे आदर्श व्यक्ति के गुणों को अपनाना चाहता है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी उसको हम बोलते हैं तादमीकरण। दूसरों को देखकर उसके व्यवहार को अपनाना, यानी कि दूसरों के व्यवहारों को अपनाना, दूसरों के व्यवहार को अपनाना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन यानी कि तादमीकरण कहलाता है। प्रक्षेपण का मतलब होता है थोपना, यानी अपनी गलतियों को या अपने विचारों को दूसरों पर क्या करते हैं, अपने थोप देते हैं, उसको कहते हैं प्रक्षेपण। अंतःक्षेपण होता है शामिल होना। शामिल होने का मतलब ये है कि जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे हम किसी के दुख में दुख प्रकट करके शामिल होते हैं, किसी की खुशी में खुशी प्रकट शामिल होते हैं, उसको बोलते हैं अंतःक्षेपण। दमन होता है इसको भुलाना, यानी कोई कार्य हो गया और हम उसको भुला देते हैं कि चलो जो कार्य हुआ उसको जाने दो, तो उसको हम बोलते हैं दमन। तो ये आइडेंटिफिकेशन, अंतःक्षेपण और समायोजन प्रक्रिया के अंदर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपाय हैं, यहाँ से 100% प्रश्न आता है। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्न बार बार आरपीएससी है वो बार बार पूछती है। अब देखिए विद्यालय, ये हो गया हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या कहलाता है। जब एक विद्यालय की बात आती है
विद्यालय के अंदर प्रधानाध्यापक सर्वोपरि होता है, उसके साथ उस विद्यालय के अध्यापक, बालक, शिक्षक, शिक्षार्थी सारे सम्मिलित होते हैं। तो प्रजातांत्रिक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है सहयोगी भावना। क्या होता है? सहयोगी भावना। यानी जब विद्यालय प्रबंधन की बात करते हैं, प्रजातांत्रिक करते हैं, तो विद्यालय के अंदर क्या होना चाहिए? शिक्षक का बच्चों के साथ, विद्यालय प्रधानाध्यापक का अध्यापकों के साथ क्या होना चाहिए? सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए। तो एक तंत्रीय निर्णय नहीं होना चाहिए। एक तंत्रीय निर्णय तो हो गया, ये प्रजातांत्रिक थोड़ी हो गया। एक तंत्रीय में तो सर्वोपरि क्या हो गया? जैसे मान लो एचएम है, वो अपना पावर चलाए, वही सारे कार्य करे, तो वो एक तंत्रीय हो गया। व्यक्तिगत कार्य के अंदर स्वयं जो चाहे वो कार्य करे, वो व्यक्तिगत हो गया। सहभागी के अंदर क्या होता है? सभी को सम्मिलित किया जाता है। निर्णय दृढ़ता, ये अच्छा गुण है। एक अच्छे प्रधानाचार्य के, अच्छे अध्यापक के, एक अच्छे बालकों के कोई भी कार्य करे उसमें निर्णय में दृढ़ता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ सहयोगी उत्तरदायित्व है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, SIERT का प्रशिक्षण, SIERT सरिट की बात कर रहा है। SIERT जब को आर सरिट कर दिया गया है, सरिट को 2018 मई 2018 में आर सरिट में कन्वर्ट कर दिया। शैक्षिक अनुसंधान प्रसिद्ध है। प्रशिक्षण एवं विस्तार विभाग कार्य करता है। कौन कौन से? देखिए, इसके अंदर सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या विकास के लिए भी कार्य करती है, सही बात है। सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य नहीं करती, सेवारत के लिए करती है, सेवा पूर्व के लिए कार्य नहीं करती है। प्रसार शिक्षा के लिए भी कार्य नहीं करती। अनुदेशनात्मक सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकों के लिए भी कार्य करती है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन, जहां 3 और 4 है वो कट कर दो। इसमें 3 है, ये कट हो गया, इसमें भी 3 है, कट हो गया, इसमें भी 3 है, कट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सरिट है उसका जो विस्तार विभाग, प्रशिक्षण और विस्तार विभाग है, कौन कौन से कार्य करते हैं? सेवारत अध्यापकों का कार्य करता है, पाठ्यचर्या विकास के लिए कार्य करता है, अनुदेशनात्मक सामग्री और पाठ्य पुस्तकों वितरण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये सिफारिश पर बना था मुदालियर आयोग की। लक्ष्मण स्वामी जी थे। लक्ष्मी, जब हम बात करते हैं लक्ष्मण मुदालियर आयोग जिसको बोलते हैं, 1952 के अंदर। और इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? लक्ष्मण स्वामी थे। इसकी सिफारिश पर 4 दिसंबर, ध्यान करना, 4 दिसंबर 1957 को किसका निर्माण हुआ था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण हुआ था। किस अधिनियम के तहत पूछ ले तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की तर्ज पे। ये अनुसूची 2 के अंदर आता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 पे। लेकिन 1961 में कहां पे स्थानांतरित हो गया? ये हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कहाँ है? अजमेर के अंदर है। और 1957 में कहा था? जयपुर में था। उसको स्थानांतरित करके 1961 में कहां स्थानांतरित कर दिया है? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए, इसके अंदर कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या की यदि बात करें, कुल सदस्य संख्या है वो होती है अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष सहित कितने होते हैं? 41 सदस्य होते हैं। यानी कि एक अध्यक्ष होता है, 7 उपाध्यक्ष प्रधान सदस्य होते हैं, फिर 8 सदस्य मनोनीत होते हैं, फिर 2 सदस्य होते हैं, फिर 2 सदस्य होते हैं, फिर 17 सदस्य होते हैं, फिर 2 सदस्य होते हैं, फिर 2 सदस्य होते हैं। इस प्रकार का ये ढांचा होता है। और यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि नामित सदस्य, राज्य सरकार के द्वारा जो नामित सदस्य संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है? 17 सदस्य होते हैं जो नामित होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित 41 सदस्य होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है वो 1 जून 2020 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? देखिए, एक तो होता है 1 से 5,
एक होता है 6 से 8। 1 से 5 के लिए निर्धारित जो घंटे हैं वो 800 हैं, जबकि 6 से 8 के लिए जो निर्धारित घंटे हैं वो कितने हैं? 1000। कितने हैं? 1000। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 से 5 800 हैं, जबकि 6 से 8 के लिए 1000 घंटे निर्धारित है। न्यूनतम शैक्षणिक वर्ष के अंदर एक पूरे वर्ष में कितने घंटे कार्य करना चाहिए? तो 1000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब समग्र शिक्षा अभियान 2020 के संदर्भ में सही नहीं है। अब इस चीज को अच्छे से देखना है या नहीं पर ध्यान करना जरूरी है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। अभियान 20 के अंतर्गत नहीं आता। ये योजना नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश पर बिल्कुल सही है, 2020 में बनाई गई है। इस योजना में प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा के सभी आयामों को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह योजना 1 अप्रैल 2020 से 26 तक क्रियान्वित की जाएगी, नहीं भी। ये एक प्रकार का क्या है? सतत प्रोग्राम है, सतत विकास की प्रक्रिया है, कंटिन्यू होती है। इस कारण इसका जो निर्धारित लक्ष्य नहीं रख सकते, ये योजना का क्या है? क्रियान्वित लक्ष्य नहीं रखा जा सकता। इस योजना में बाल वाटिका व स्मार्ट कक्षा की स्थापना की जाएगी। तो बी सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा के बारे में। ये जो नवाचार हो रहे हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन आए हैं, अब वर्तमान में जो कुछ और नवाचार हो रहे हैं शिक्षा बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा के या शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया नवाचार है, उनको अपने को अच्छे से पढ़ना है। वहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, करंट से जोड़कर उसको पूछा जा सकता है। TQM का टीचर क्वांटिटी मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? देखिए TQM का जनक है वो कौन थे? W एडवर्ड डेमिंग। कौन थे? W एडवर्ड डेमिंग इसके क्या है? जनक हैं। TQM का जनक किसे कहते हैं? W एडवर्ड अपने डेमिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है। प्रजातांत्रिक सबको समान सहभागी भावना, प्रजा को समान समझते हुए जो नेतृत्व शैली करता है, अच्छा नेतृत्व वही है जो प्रजा को साथ लेकर संपूर्ण को सहभागिता के साथ कार्य करे। तो देखिए इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आत्म अनुशासन पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेता परामर्शदाता एवं मित्र के रूप में व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत विकास का अवसर नहीं मिलता। देखिए प्रजातांत्रिक शैली के अंदर व्यक्तिगत विकास का सर्वाधिक महत्व होता है, सर्वाधिक अवसर मिलते हैं व्यक्ति को अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, नेतृत्व शैली को वृद्धि करने के लिए क्या है? प्रजातांत्रिक शैली के अंदर अवसर बिल्कुल मिलता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो अवसर मिलता है, ये ध्यान रखना। अब यह सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता, ऑप्शन चेंज करके भी पूछा जा सकता था। तो इस तरह से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण का गुण नहीं है, यानी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो पर्यवेक्षण होता है उसका कौन सा गुण नहीं है? देखिए नेतृत्व के गुणों का हमेशा क्या होता है? नेतृत्व के गुणों का पर्यवेक्षण शब्द ही अपने आप में क्या है? एक टेक्निक है लोकतांत्रिक शैली की, अपने आप को, अपने गुणों को विकसित करने का। तो एक अच्छा नेतृत्व करने वाला ही एक अच्छा पर्यवेक्षक होता है, तो उसके अंदर नेतृत्व का गुण होना बहुत जरूरी है। अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा पर्यवेक्षण वो है जो विद्यालय संबंधी समस्याएं हैं या अध्यापन में जो संबंधी एक अध्यापक है, अध्यापन संबंधी समस्या आ रही है तो उसका अच्छा पर्यवेक्षण कर सकता है, उसमें सुधार करके। लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है, बिल्कुल। लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनका क्या होना चाहिए? उनको गहन अध्ययन होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। अध्यापकों की मौलिकता में, यानी कि मौलिकता होता है उसका दृष्टिकोण, अध्यापकों के दृष्टिकोण में वृद्धि करना एक अच्छे पर्यवेक्षण का कोई गुण नहीं माना जाता, यानी उसका गुण नहीं होता। अध्यापकों के दृष्टिकोण को विकसित करना, उसकी मौलिकता में वृद्धि करना, ये इसका गुण नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो मॉडल नंबर 2 था उसके सारे के सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन हैं, हल करा दिए हैं। जिन साथियों ने हमने पहला जो मॉडल पेपर है वो यूट्यूब पर फ्री डाल दिया है, जिन साथियों ने अभी नहीं देखा है वो वहां जाकर उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो सॉल्यूशन के साथ, यानी कि 3 नंबर मॉडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।